यस स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, मीन हाउ एंजाइम वर्क्स। मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये एंजाइम एक्शन कह सकते हैं आप। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन मीन हाउ एंजाइम वर्क्स। आपको आई होप कि ये लफ्ज़ समझ आ रहे हैं। इसमें देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, लाइक हियर द सबस्ट्रेट, यहाँ पर हम ऐड करेंगे सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम। यानी जब एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्ट करेंगे, दिस गिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये बनेगा। देन फर्दर एंजाइम अलग हो जाएगा एंड बन जाएगा P मीन प्रोडक्ट एंड E मीन एंजाइम। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आपकी बुक के मुताबिक, E प्लस S ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्लस E एंजाइम अलग हो जाएगा एंड देन P द प्रोडक्ट। इसको डायग्राम से भी आप शो कर सकते हैं। दिस इज शेप ऑफ एंजाइम, और यहाँ पर आप इसके हिसाब से आप सबस्ट्रेट बना सकते हो। दिस इज एंजाइम, दिस इज सबस्ट्रेट, ओके। और ये आप देखिएगा, यहाँ पर दिस वन यहाँ पे बाइंड कर देगा सबस्ट्रेट, तो ये बन जाएगा ES मीन्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फिर ये ट्रांजिट फॉर्म रहती है, और बाद में ये फर्दर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंजाइम अलग हो जाते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है। एक बात देखिए, अगर यहाँ पर कोफैक्टर हो तो कोफैक्टर भी अलग हो जाएगा, मीन कोफैक्टर एंजाइम अगेन यूज एंड रीयूज। इसलिए मैंने स्टार्ट में बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि एंजाइम्स आर अनअल्टर्ड, यानी वो प्रोडक्ट की नेचर को अफेक्ट नहीं करती। तो दिस इज द टॉपिक, द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन मीन हाउ एंजाइम वर्क। तो आपने देखा, इस तरीके से एक मैकेनिज्म होता है। अब एक आपकी बुक में है पूरा एक पाथवे है, उसमें मैं आपको शॉर्ट से बता देता हूँ। ये देखिएगा, सबस्ट्रेट, दिस इज सबस्ट्रेट, इसको आप समझ लें सबस्ट्रेट A, ठीक है। ये आगे B में कन्वर्ट होगी, देन कन्वर्ट इनटू C, देन कन्वर्ट इनटू D एंड फाइनली कन्वर्ट इनटू E। यानी एक पाथवे है। इसमें क्या होता है, A इज अ सबस्ट्रेट जिस पे एंजाइम ने एक्ट करना है, स्टार्ट करना है। अब A कन्वर्ट होगी B में, B कन्वर्ट होगी C में, C D में, और फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट है वो है P, आई मीन E इज द फाइनल प्रोडक्ट जो कि सेल को नीड है, ये सेल ने उसको इस्तेमाल करना है। अब ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है, इसमें यही जो प्रोडक्ट है E प्रोडक्ट, ये आके यानी जब प्रोसेस मैक्सिमम हो जाएगा और बैलेंस करना होगा सेल को कि वो मज़ीद प्रोडक्ट ना बनाए, तो दिस प्रोडक्ट E एक्ट एज अ इनहिबिटर। इनहिबिटर वो सब्सटेंस है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्टॉप करता है टेम्परेरी तौर पर, आर्जी तौर पर। तो E इज़ द प्रोडक्ट, और यही जो प्रोडक्ट है E, ये एक्ट करेगा एज अ फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन, इनहिबिशन मीन स्टॉप करना। यानी एंड प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर एंजाइम E1 है, यहाँ पर एंजाइम E2 है, यहाँ पर एंजाइम E3 है, यहाँ पर एंजाइम E4 है। यानी हर स्टेप में ये जो
E1 है ये ए को बी में कन्वर्ट करेगा, ये E2 बी को सी में कन्वर्ट करेगा, E3 सी को डी में और E4 डी को ई में। लेट्स सपोज अगर किसी भी स्टेप पर, लेट्स सपोज यहाँ पर या यहाँ पर किसी भी जगह पे अगर कोई एंजाइम मिस होता है, अगर ये एंजाइम मिस होगा तो ये नहीं बनेगा कंपाउंड। अगर ये एंजाइम यहाँ पर मिस होगा या म्यूटेशन आ जाती है, ये एंजाइम की एब्सेंस होगी, तो डी तक तो बनेगा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट नहीं कहना चाहिए, कंपाउंड कह लें, इंटरमीडिएट कंपाउंड कह लें, तो आगे फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो वो जो फाइनल ई प्रोडक्ट है उसके ना बनने से डेफिशिएंसी हो जाती है और कोई भी डिजीज़ आ सकती है। देयरफॉर क्या होगा, मेटाबॉलिक पाथवे में स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप पे एंजाइम एक्ट करते हैं। तो एक तो ये आपको समझ आ गया फीडबैक इनहिबिशन, और दूसरी है कि ये जो सबस्ट्रेट है ये एक्ट करता है एज अ प्रिकर्सर एक्टिवेशन, प्रिकर्सर एक्टिवेशन, आपकी बुक में वर्ड मेंशन है प्रिकर्सर एक्टिवेशन। ये एज अ यही जो सबस्ट्रेट है ये एक्ट करता है प्रिकर्सर, और ये अगेन जाके एंजाइम को एक्टिवेट करेगा ताकि प्रोसेस को अगेन बूस्टअप किया जाए, स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये सेल में यूज़ हो जाएगा। जैसे ही ये प्रोडक्ट जो है डाउन होगा, यूज़ होगा, तो ऑटोमेटिकली ये एंजाइम जो है जो कि टेम्परेचर में ब्लॉक था ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये सबस्ट्रेट जो है ये स्टेप बाय स्टेप आगे कन्वर्ट होगा इनटू द फाइनल ई प्रोडक्ट। याद रखिएगा ये तो सबस्ट्रेट हो गया ए और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ये क्या चीज़ है, दिस वन बी सी डी, ये आपकी बुक में मेंशन है, इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, यानी बी सी डी जो हैं यानी प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट के अलावा इसे बोलेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड। अभी लास्ट पॉइंट है इसी मैकेनिज्म के हवाले से, I hope students you are getting all these concepts, and again I would like to say I need your comments and your feedback, and देखिएगा now this is enzyme as I mentioned, यहाँ पे एक और भी चीज़ ऐड करता हूँ, ये देखिएगा this is called active enzyme, sorry active site, इसको active site, okay. You can say the pocket, and this is called the allosteric site, allosteric site। अब समझिएगा ये जो एक्टिव साइट है, पॉकेट है, इसके अंदर दो रीजन्स हैं। आप कह सकते हो दिस एक्टिव साइट अ पॉकेट हैज़ टू साइट्स, एक होती है बाइंडिंग साइट, एक होता है बाइंडिंग साइट्स, और दूसरी है इट्स कॉल्ड कैटालिटिक साइट, ओके जी। एक्टिव साइट हैज़ टू साइट्स, ये एमसीक्यूज के हवाले से सकता है कि एक्टिव साइट की टू साइट्स होती है बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट, और इसी सीक्वेंस के अंदर ये कि आपको स्टार्ट में बताया इसमें पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का, तो बाइंडिंग साइट भी होती है और फिर होती है कैटालिटिक साइट। जी क्या डिफरेंस है इसमें, बाइंडिंग साइट इज दैट स्पेसिफिक साइट और सीक्वेंस ऑफ द एक्टिव साइट that allow and bind the substrate to the enzyme, यानी ये साइट आने वाले सबस्ट्रेट को रिकग्नाइज करेगी और अलाउ करेगी टू बाइंड विद द साइट। जैसे बाइंड हो जाती है इसी के अंदर एक्टिव साइट के अंदर एक और स्पेसिफिक साइट होती है that catalyze, that bond, that break the bond, and this is called catalytic site, and this catalytic site catalyze the process। जैसे देखते हो आप घर में कैंची आप लेते हो कुछ चीज़ काटने के लिए, कैंची को ऐसे रखते हो, जब तक दबाते नहीं हो कैंची काटती नहीं है, या प्लास लेते हो आप कुछ चीज़ रख के आप ऐसे जब तक दबाएंगे नहीं तो उसको तोड़ेगी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। पहली साइड जो है वो उसको अलाउ करती है टू बाइंड, और ये जो कैटालिटिक साइट है ये इसको बांड को ब्रेक करती है, इन सबस्ट्रेट के बांड को तोड़ती है, तो वो कन्वर्ट होते हैं टू प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड एक्टिव साइट। अच्छा, वैसे
एंजाइम की एक से ज़्यादा एक्टिव साइट भी होती हैं, लेकिन आपकी बुक के मुताबिक मोस्टली जनरली हम कहते हैं एक्टिव साइट एक होती है। इट्स ओके। एक्टिव साइट के अलावा भी साइट्स होती हैं, उससे बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलो मीन डिफरेंट, स्टेरिक मीन शेप, यानी एलोस्टेरिक साइट भी होती है साइट बट अदर देन द एक्टिव साइट। एंड okay, this is all about this topic, a very simple topic. I discussed about the mechanism and the sites. Next lecture में we will discuss about the factors. Okay, just generally मैं factors पे अब बात कर लेता हूँ, फिर डिटेल्स की हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। मीन कि हम देखेंगे कि किसी भी रेट ऑफ एक्शन पे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें 4 ही स्टेप्स हैं। 4 फैक्टर्स आप कह सकते हो, जस्ट जनरली मैं मेंशन कर देता हूँ इनके नेम्स। पहला है डेट इज एंजाइम कंसंट्रेशन, यानी एंजाइम कंसंट्रेशन कम ज़्यादा करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। देन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी सबस्ट्रेट बढ़ाने से कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। थर्ड इज कॉल्ड द टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, सारी टर्म्स हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और एक नेक्स्ट है पीएच। पीएच पे बात करेंगे कि हाउ पीएच इफेक्ट। ओके गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, खुदा हाफिज़।